और अब बात पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की, जो इस वक्त यूपी एटीएस के रडार पर है। मीडिया से बात नहीं कर रही। पुलिस लगातार सीमा से पूछताछ कर रही है। सीमा को लेकर कई तरह के सवाल है, लेकिन अब तक कोई खुलकर बात नहीं कर रहा है। यहां तक कि सचिन के पड़ोसी वो लोग भी अब सीमा की जांच करने की बात कर रहे हैं, जो उसे अब तक बहू मान रहे थे, जो उसको अब तक बेटी मान रहे थे, जो उसको अब तक भाभी मान रहे थे। ऐसे में टाइम्स नाउ नवभारत ने पहली बार खुफिया कैमरे पर सचिन के परिवार वालों से सच जानने की कोशिश की। परिवार और रिश्तेदारों ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। रिपोर्ट सुनाइए। बात की है तो कुछ पता चला? भाई पबजी खेलती है कि नहीं करते? अभी खेलती है? पबजी खेलने पे मिल रहा। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर का असली सच क्या है? वो सचिन की बेपनाह मोहब्बत है या फिर आईएसआई की जासूस? बात की है तो कुछ पता चला? नेपाल में सीमा ने सचिन से असल में शादी की या फिर साजिशन प्यार का जाल फेंका? इसका ये भी तो है, शादी उदी का बताया जा रहा है उम्र लड़की का। आखिर 5वीं पास सीमा फर्राटेदार इंग्लिश कैसे बोलती है? हिंदू रीति रिवाजों में इतनी ढल कैसे गई? लेकिन अंग्रेजी में तो बोल रही है। तुम लोग पूछे नहीं कि इतनी अंग्रेजी कहाँ सीखी? क्या सीमा के डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं? वो बच्चों को लेकर अकेले पाकिस्तान से नेपाल कैसे आई? पहली बार टाइम्स नाउ नवभारत सीमा हैदर को लेकर कर रहा है वो खुलासा जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। पहली बार हुआ है सचिन के रिश्तेदार और उसके दोस्त का स्टिंग ऑपरेशन। खुफिया कैमरे में नीली टी शर्ट पहने युवक सचिन का वो रिश्तेदार है जो उसी घर में रह रहा है जहां सचिन सीमा है, जिसने बताई है सीमा की हैरान कर देने वाली सच्चाई। ये सारी बातचीत खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड हुई है। सीमा को लेकर इस वक्त सबके जहन में सबसे बड़ा सवाल यही है, कहीं वो जासूस तो नहीं? तुम लोग को बात करने से क्या लगा? बात करने से मुझे लगा कि जासूस कुछ ना है। कुछ भी नहीं, कुछ भी ना है। हम जासूस ना हो सकेगा इन बच्चों को लेकर। अगर जासूस होती तो पता नहीं, जासूस होती नहीं, अकेली आती बाकी भाई नहीं यार का दिल जरा दुनिया में कोई दिल नहीं। तो हैदर को क्यों छोड़ा था इसने? हैदर तो 4 साल से पहुंचना रहा हूँ, इसलिए छोड़ दिया। सीधी बात, तुम भी जानो, तुम भी बड़े बूढ़े हो, जनानी है, 2 चीज चाहिए, पैसा। जासूसी के सवाल पर सचिन के घर वाले सीमा को क्लीन चिट दे रहे हैं। घर वालों के मुताबिक सचिन सीमा का प्यार नया नहीं, बल्कि वो एक दूसरे को 3 साल से जानते हैं, बात करते हैं। घर वालों को इनके प्यार की भनक भी थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि सीमा पाकिस्तान से अपने बच्चों समेत यहाँ आ जाएगी। तो बताया जा रहा है पाकिस्तान में भी 1-2 वो था ना? 1-2 तो वो तो जबरदस्ती लेकर के आ रहे हैं बदनाम करने की। जबरदस्ती है, कोई शादी कोई ना है। बारह बात किया मुसलमानों में 7 जगह है भैया। हाँ वहाँ तो 7 यहाँ भी पकड़ के नहीं हो किसके यहाँ ना पाकिस्तान में तो है। इंडिया में भी जो दिल्ली एनसीआर के आसपास है ना, पबजी की खेलते के दौरान खबर आई है कि मतलब और भी कुछ लोगों को कांटेक्ट है। पलवल को पबजी खेलती है कि नहीं घर पे? अभी खेलती है? पबजी खेलने पे मिल रहा है। पबजी खेलने बैन लगो पबजी सब चल लो, पबजी बंद है। सचिन ने 3 साल से इससे बात कर रहा था, किसी को बताया नहीं? सबको पता था। बातचीत गए पाकिस्तान का, हमारे यहाँ कहा बस बातचीत है। उसने भी नहीं सोचा था कि इंडिया आ जाएगी। उसने भी उठा लोगे? हमने तो सोचा ही ना होगा भाई बातचीत। सीमा पर शक फिलहाल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद हिंदी और अंग्रेजी फर्राटे से बोल रही है। सवाल यही है कि ऐसा कैसे मुमकिन है? इसका जवाब भी सचिन के भाई से सुनिए। बात की है तो कुछ पता चला? भाभी से पढ़ी लिखी है, लेकिन अंग्रेजी में तो बोल रही है। तुम लोग पूछे नहीं कि इतनी अंग्रेजी कहाँ सीखी? सचिन ने सिखाया अंग्रेजी? सचिन को आता अंग्रेजी? सचिन 10वीं पास है, उसने अंग्रेजी सिखा दिया। फोन के सब काम सीख जा होले तो कभी 3-4 साल 3-4 साल से बात कर रही है।
सीमा पर शक इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि खबर यही है उसके पास कई पासपोर्ट मिले। उसका भाई और चाचा पाकिस्तानी सेना में काम करते हैं। लेकिन क्या सीमा ने इस बारे में, पाकिस्तान के बारे में घर वालों से कोई बातचीत की? अब ये भी सुनिए। कुछ पाकिस्तान के बारे में बताई थी, कहाँ रहती थी, कैसे रहती थी? कुछ भी नहीं बताया, वहाँ के बारे में कुछ नहीं बताया। और इसके जो भाई और चाचा का बताया जा रहा है आर्मी वाला, आर्मी में आया तो आर्मी में 2022 में बता रहे हैं कि 2022 में गए। तुम लोग को नहीं बताया? पक्की कंफर्म ना, हमको मतलब ही ना गिल ने फोड़ो भंडा तो जिसके आईडी बदलने पे मैं रात टीवी पे सुनूं ना, और कोई ना को तो दूसरा केस है जाके आईडी पकड़ लेंगे। यहाँ की आईडी तो सब ओरिजिनल है। अगर ओरिजिनल सब चीज होता ना तो दिक्कत नहीं होती। ओरिजिनल है तो पाकिस्तान की है। सीमा के 4 बच्चे हैं। घर वालों के मुताबिक इतनी कम उम्र में 4 बच्चों के पीछे की वजह सीमा ने कम उम्र में शादी होना बताया। इसका ये भी तो है, शादी उदी का बताया जा रहा है उम्र लड़की का बहुत कम नहीं हुआ, शादी की उम्र है। शादी आगे कच्ची उम्र में 14 साल की नौकरी शादी है गई मेरी। 14 साल की शादी होने के बाद साल जल्दी है जाएंगे। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। ये सच्चाई कोई पता नहीं। 14 साल की जेल जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, घर रहेगी। 3 साल से 4 साल इस बहाने मारे जब वो सऊदी 3-4 साल से। ये वो वीडियो है जो सीमा ने हिंदुस्तान आते वक्त पोस्ट किया। सीमा को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि वो पहले पाकिस्तान से दुबई आई, फिर वहां से नेपाल और फिर हिंदुस्तान। सचिन के घर वालों की माने तो सीमा इतनी स्मार्ट है कि उसने इस पूरे सफर के दौरान किसी की मदद नहीं ली। पहला जो बता रही है कि पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते यहाँ पे आई, मदद किसी ने किया क्या? किसने मदद किया? हाँ, मदद तो किसी ने नहीं किया। यूट्यूब के जरिए अचानक जो 5वीं पास लड़की है जो पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ पे लोग निकलते नहीं है बाहर बुर्के के बिना, हिजाब के बिना, वो सीधे इंडिया कैसे आ जाएगी? इतना इंटेलिजेंट कैसे हो जाएगी? यहाँ की भाषा हिंदी किसने सिखाया? ऐसे बोलेंगे हमारा तुम्हारा सचिन ही क्यों? सिर्फ सचिन उन्होंने बताई नहीं वीडियो का कि जितना हो सके कि ऊपर वाले ने सही करा। बाकी तो मुसलमानों को लौटे तुमसे ज्यादा खेले और खूब खेले। मरी अगर काश कैसे मुसलमान के लौटे। सीमा अपने प्यार की दुहाई दे रही है। वो यही कह रही है कि पाकिस्तान नहीं जाएगी। उसने धर्म बदल लिया है। वो सभी रीति रिवाजों का पालन कर रही है। खुफिया कैमरे में जो बातचीत रिकॉर्ड हुई उसमें सचिन का भाई यही बता रहा है कि सीमा ने सचिन के घर का पूरा कामकाज संभाल लिया है। वो सचिन को इतनी मोहब्बत करती है कि एक बार अपने हाथ की नस तक काट बैठी थी। सचिन के पैर में काटी भाई साहब, यहाँ पे निशान बनना है। वीडियो कॉल पे काटी है। तो ये क्या बोल रही थी कि अगर नहीं बुलाओगे तो काट देंगे, ऐसा बोल रही थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ ये बात बताइए, ये बात कहिए ना कि ये आपके हाथ पर निशान किस चीज के शुरू से ही है या अभी हुए? मैंने काटे थे कि क्यों काटे? आप पागल थी? कहने का नहीं, प्यार में। किसके प्यार में? इसका तो बताया। सचिन के रिश्तेदारों की माने तो सीमा पाकिस्तान से चुपचाप 13 मई को यहाँ आई। उसने खुद ही इलाके में रहने का इंतजाम किया। पहले घर वालों ने ये बात सबसे छुपाई, लेकिन एक बार राज खुलने के बाद सीमा मशहूर होती चली गई। अब उससे यूपी एटीएस पूछताछ कर रही है। घर वालों के मुताबिक सीमा पूछताछ के बाद लगातार रो रही है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। ग्रेटर नोएडा से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और बात आज की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल जो 2024 का मुस्तकबिल तय करेगा। 2024 की चुनावी महाभारत के लिए आज का दिन बहुत खास रहा। मोदी के एनडीए के मुकाबले में विपक्ष के इंडिया ने हल्ला बोल दिया। इंडिया नाम का 26 विपक्षी दलों का, विपक्षी पार्टियों का गठबंधन एनडीए की 38 पार्टियों के खिलाफ चुनावी मैदान में दो हाथ करने के लिए तैयार है। हालांकि विपक्षी खेमे में न तो 2024 का चेहरा फाइनल है, न ही 2024 का एजेंडा। दूसरी ओर पीएम मोदी ने एनडीए के एजेंडे का टोन अल सुबह ही विपक्ष पर अपने तीखे हमलों से सेट कर दिया और शाम होते होते एनडीए की बैठक में उन्होंने संकेत भी दे दिया कि 2024 में गेम बड़ा हो। आखिर विपक्ष के इंडिया पर क्या सोच रहा है भारत और 2024 के रण में कौन किस पर भारी होगा, जीत में किसकी कितनी भागीदारी होगी, पूरा विश्लेषण इस रिपोर्ट के साथ।
देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है। देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। दो 2024 की फाइट से पहले देश में पॉलिटिकल पोलराइजेशन की ये दो तस्वीरें देखी। बेंगलुरु में 26 विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई, जिसमें मोदी के एनडीए के मुकाबले के लिए गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। वहीं बेंगलुरु से करीब 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की बैठक में 38 पार्टियां शामिल हुई। बेंगलुरु में जहां 26 पार्टियों ने मोदी हटाओ का नारा बुलंद किया, वहीं दिल्ली की दूसरी बड़ी सियासी बैठक में एनडीए की 38 पार्टियों ने मोदी फिर से लाओ की हुंकार भरी। एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि 2024 की लड़ाई मोदी और उनके गठबंधन इंडिया के बीच है। बेंगलुरु में जुटी 26 विपक्षी पार्टियों का मकसद भी यही है, एकजुट होकर 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराना और नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकना। लेकिन विपक्ष की जो सबसे बड़ी टेंशन है वो ये है कि मोदी को सत्ता से दूर करने के लिए उनका वोट शेयर कैसे बढ़ेगा। विपक्षी पार्टियों में सीट शेयरिंग का सर्वमान्य फॉर्मूला क्या होगा। मोदी को हटाने वाले एजेंडे के अलावा देश के लिए उनका कॉमन एजेंडा क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि मोदी से मुकाबले के लिए विपक्ष का चेहरा कौन होगा। इन सवालों का जवाब विपक्ष के पास नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जब सवाल पूछा गया कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, तो वो गोलमोल जवाब देकर टाल गए। देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि कौन इसको लीड करेंगे और कौन इसको आगे बढ़ाएंगे, इसीलिए मैंने इसमें कहा था कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी 11 लोगों की बना रहे हैं। उस 11 लोगों के मीटिंग में तय होगा कि कौन से वो 11 लोग होंगे, फिर उसमें कौन कन्वेनर उसको बनाएंगे आगे के लिए, वो मुंबई में तय होगा। और हम वो तो छोटी बात है, उसको सॉल्व कर देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। अब विपक्षी दलों की अगली बैठक मुंबई में होनी है, जिसकी तारीख की घोषणा जल्द की जाएगी। इन सबके बीच सवाल उठ रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा। विपक्षी महागठबंधन को मोदी की एक और लहर बहा ले जाएगी या फिर विपक्षी एकता अपना दम दिखा पाएगी। इस सवाल का जवाब देते वक्त समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए। मैं ये कहता हूं कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। अखिलेश से लेकर विपक्ष के दूसरे नेता भले ही जो दावा करें, लेकिन एकजुट विपक्ष के बावजूद 2024 जीतना इनके लिए मुश्किल नजर आ रहा है। और इसे समझने के लिए मैथ्स नहीं, केमिस्ट्री जरूरी है। विपक्षी फॉर्मूले की मुश्किल क्या है, वो इन आंकड़ों से समझ लीजिए। विपक्ष का गणित है कि 2019 में बीजेपी प्लस को 45% वोट मिले थे। अब अगर पूरा विपक्ष मिलकर 55% वोट अपने पाले में कर ले तो सरकार उनकी बन जाएगी।
लेकिन ये इतना सीधा गणित नहीं है, क्योंकि 2019 के चुनाव में 224 सीटों पर बीजेपी का वोट प्रतिशत 50 से ज्यादा रहा। आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी की टक्कर में विपक्ष दूर दूर तक अब भी नहीं है, और पीएम मोदी देश के मूड का हवाला देते हुए विपक्षी खेमे को कट्टर भ्रष्टाचारियों की दुकान बता रहे हैं। आज देश के लोग 2024 चुनाव में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। सुगबुगाहट है कि 2024 के चुनाव में 450 सीटों पर विपक्ष 1:1 फॉर्मूले से बीजेपी को चुनौती देगा, यानी बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ विपक्ष की ओर से सिर्फ एक कैंडिडेट होगा। लेकिन विपक्ष के लिए साझा उम्मीदवार उतारकर मोदी को सत्ता से बाहर रख पाना मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 303 सीटें आई थी। इनमें से 224 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी का वोट प्रतिशत 50 से ज्यादा था। साफ है कि अगर 2019 में पूरा विपक्ष एकजुट भी होता तो भी बीजेपी को 224 सीटों पर नहीं हरा पाता। 2014 के लोकसभा चुनाव में 50% से ज्यादा वोट पाने वाले बीजेपी के 131 उम्मीदवार थे, यानी अगर 2014 में पूरा विपक्ष भी एकजुट होता तो 131 सीटों पर बीजेपी को नहीं हरा पाता। 2019 के नतीजों के विश्लेषण से साफ है कि संपूर्ण विपक्ष एक हो जाए तो भी बीजेपी को सत्ता से दूर रखना आसान नहीं होगा। वैसे भी बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास लोकसभा में 350 से ज्यादा सांसद हैं, जबकि विपक्ष की बैठक में जितनी पार्टियां शामिल हुई उनके पास लगभग 150 सांसद हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष 55% वोट शेयर का टारगेट किस चेहरे के भरोसे हासिल करेगा। क्या वो ममता बनर्जी है, क्या वो नीतीश कुमार है, या फिर राहुल गांधी, जिन्हें ममता ने अपना फेवरेट तक बता दिया। और फेवरेट राहुल गांधी, और फेवरेट राहुल गांधी। कांग्रेस का दावा है कि विपक्षी एकता भारतीय राजनीति के लिए गेम चेंजर होगी, लेकिन भले ही विपक्ष का चेहरा फाइनल हो जाए, समन्वयक भी बन जाए, तो सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की होगी, क्योंकि रीजनल पार्टियां अपने अपने गढ़ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगी, यानी कुर्बानी कांग्रेस को देनी होगी। ऐसे में सीटों की सौदेबाजी में कांग्रेस का ही नुकसान ज्यादा दिख रहा है। बंगाल में कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट के बदहाल रिश्ते किसी से छिपे नहीं। बंगाल में अगर लेफ्ट और कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज कर भी ले तो ममता बनर्जी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। उनकी पार्टी का बंगाल से बाहर कोई प्रभाव नहीं है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी में पहले से ही खटास है। ऐसे में दिल्ली, पंजाब में सीट बंटवारे का क्या होगा? अगर दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल के लिए कांग्रेस कुर्बानी दे भी दे तो केजरीवाल के लिए दिल्ली, पंजाब से बाहर कांग्रेस को देने के लिए कुछ नहीं है। इसी तरह से अगर यूपी में अखिलेश यादव के लिए कांग्रेस सब कुछ छोड़ दे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का पहले भी गठबंधन हो चुका है, लेकिन यह प्रयोग फेल हो गया था। यूपी में 2019 में मायावती और अखिलेश एक साथ आ गए थे, तब भी यूपी में मोदी लहर रोक नहीं पाए। अमेठी सीट पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने कैंडिडेट नहीं उतारा, तब भी राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के हाथों शिकस्त मिली। यानी ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं कि विपक्षी एकता से और जगह जगह गठबंधन करके नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है। जाहिर है क्षेत्रीय दल कांग्रेस के साथ सिर्फ इसलिए जुटे हैं क्योंकि उन्हें अपना गढ़ बचाना है। उन्हें लगता है अगर ये गढ़ कांग्रेस की कीमत पर बचता है तो इससे अच्छा उनके लिए क्या होगा। इसीलिए तो पीएम मोदी ने विपक्षी एकता की बैठक पर जमकर हमला बोला। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर, उनके कार्यकर्ताओं पर टीएमसी हमले कर रही है, लेकिन इनके नेता टीएमसी के खिलाफ कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का हर मुद्दा फेल होता रहा है। फिर ऐसा कौन सा मुद्दा इन्हें दिख रहा है जिसके सहारे ये जनता को अपने पक्ष में कर लेंगे? क्या विपक्षी गठबंधन का नाम बदलने से ही नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है? क्या 26 पार्टियों को इकट्ठा करके नरेंद्र मोदी को टक्कर दी जा सकती है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने देश के कई शहरों में पब्लिक का मूड जाना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पटना के लोगों की राय। इस बार महागठबंधन जो भी अपना रणनीति कर ले
चाहे कोई भी रणनीति बना ले, इधर मोदी जी का मुकाबला वो नहीं कर रहे हैं। चोर चोर जैसे मौसेरा भाई होता है, ये सभी लोग जुटते चला जा रहा है। ये अकेले ये लोग बीजेपी से मुकाबला नहीं कर रहा है। ये लोग